हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। इससे बेहतरीन शायद ही मॉक टेस्ट आपको पूरे यूट्यूब में मिलेगा। तो एक बार प्रश्नों का लेवल देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप इससे प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। तो कहते हैं कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने या फिर किसके समय में जारी किया गया था। बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में यहाँ पर रुपए का सिक्का सबसे पहले जारी किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है सिक्का का प्रचलन था वो किसके शासनकाल में था, तो वो हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 2 में। ठीक है, 2 में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब यहाँ पर जहांगीर के दरबार में वो पहले भेजा जाने वाला शख्स कौन था, तो याद रखें हो जाएंगे कैप्टन हॉकिंस। ठीक, कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो एक फरमान लेकर जाते हैं जहांगीर के दरबार में कि हमको व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए भारत में। और वहीं से क्या होता है कि ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित हो जाता है, क्योंकि मुगलों ने उनको क्या किया था, अनुमति दे दी थी कि आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या कहते हैं कि सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू को आप अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला भारतीय थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। याद रखेंगे। अब ये तो हो गया। अब हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में यहाँ पर उपाधि किसको दी गई थी इनके द्वारा, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 की बात है। 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का जो राजनीतिक दर्जा है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का। ठीक है, क्या होगा, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का यहाँ पे दर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें हम, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक, क्योंकि 5 प्रश्न अभी हिस्ट्री के हमारे चल रहे हैं, 5 प्रश्न अभी एग्जाम मैंने, किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। ठीक है, दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। तो याद रखेंगे ये हो कौन जाएंगे, 5 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मलिक काफूर हुआ करता था, जो बेसिकली एक किन्नर था जिसको यहाँ पे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। उससे पहले एक बात ही जान लीजिए कि अगर आपको पीटी का फुल पेड कोर्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या 7238804081। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही शानदार इसमें मेहनत करके वीडियो बनाएगी, सिर्फ मेहनत का पैसा आपसे लिया जा रहा है। तो आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 6 में क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा युग्म जो है वो एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें हो क्या जाएगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ एक पुस्तक है जो लिखी गई एनी बेसेंट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, ये भी सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई। लेकिन जो इंडियन ओपिनियन है ना, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं लिखा गया। तो बेसिकली आपका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 7 में। तो 7 में कहते हैं ना कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात कर लेंगे तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है, पहले आपको ऑप्शन दिखा देते वरना आप लोग कहेंगे ऑप्शन भी नहीं दिखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो कहते हैं हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ठीक है, जो हर्षवर्धन है इसके समय में यहाँ पर एक हैंसोंग चीनी यात्री हुआ करता था, वो इनके साथ में आया था भारत। अब धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रयाग में। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अब इलाहाबाद के नाम
नाम से पहले जानते थे, अब प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, तो कहते हैं ना कि रॉलेट एक्ट पर आप ये निम्नलिखित पर को विचार करना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है। गांधीवादी आंदोलन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं सारे, इसका सही जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है 1917 में, फिर यहाँ पे खेड़ा होता है 1918 में। ठीक है, और यहाँ पे अहमदाबाद मिल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या अहमदाबाद मिल होता है, ये भी आपका 1918 में होता है। और फिर रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं, ये तो सबसे लास्ट में आया था, याद रखेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले आता है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है यहाँ पर अहमदा मिल, फिर आता है खेड़ा आंदोलन, और फिर आता है रॉलेट एक्ट आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या कहते हैं कि 1905 में बंगाल में विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, अब इसका जो आदेश दिया गया वो किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनके द्वारा आदेश दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको रद्द कब किया गया, लॉर्ड हार्डिंग जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसको रद्द किया गया। कब किया गया था, वो किया गया था 1911 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। ठीक है, मेघना जो है वो किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो क्या होगा यहाँ पर 11 में, ये होगा बेसिकली, देखिए अब देखिए तो क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब एक साथ मिल जाती हैं तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को एक साथ मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि जो कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। ठीक है, जो कच्छी सतह है ना उससे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि वो 23.5 डिग्री। ठीक है, कितना है, 23.5 डिग्री का ये झुकाव है। ये आप याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण जो आपकी जलवायु परिवर्तन होती है, ठीक है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये इसी कारण होता है। याद रखेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना ही ये दर्शाता है कि आपका मौसम परिवर्तन होता है, कुछ दिन बाद दूसरा होता है, कुछ दिन बाद दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में कहा गया ना कि निम्नलिखित में से किस पर्वत थोड़ा सा चलिए किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। ठीक, इनमें से एक पर्वत श्रेणी है जो एक राज्य में मात्र सीमित है, तो वो हो कौन सी जाएगी, अजंता हो जाएगी। ठीक, अजंता जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। बाकी अगर सह्याद्री, सतपुड़ा, अरावली देखें तो ये विभिन्न राज्यों में फैली हुई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि यहाँ पे 14 में कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। 14 में देखिएगा तो होगा क्या, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा खादर। ठीक, खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो वो हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 5 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से आने हैं, तो इसमें कहा गया ना कि मूल्यह्रास जो है वो होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे डिप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, तो ये होता है किसके बराबर होता है डिप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास, तो ये होगा आपका राइट आंसर ए वाला। ठीक, क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जो बेसिकली इंग्लिश में देखे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहते हैं ना कि संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। ठीक, संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी, तो 17 की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, वो होगा बेसिकली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं ये संस्थागत वित्त प्रदान करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई संस्था बना ली, ठीक, मान लीजिए समूह कोई बना लिया, स्वयं सहायता समूह जैसा, ठीक है, उसमें अगर आपको वित्त या फिर जो लोन लेना है वो कौन सी बैंकें देती, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें देती हैं, ताकि आप जोड़ करके एक अच्छा कुटीर उद्योग या फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नाबार्ड की स्थापना कब होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1982 में। ठीक है, 1982 यानी कि 12 जुलाई 1982 को हम
नाबार्ड की स्थापना के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में कहा गया ना कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो आपका बेसिकली जीएनपी होता है, इसके फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जीएनपी है तो इसको होगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर लेते हैं जो क्या होगा, एनएनपी है ना, इसके बीच अंतर किसके बराबर होता है, तो 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि पूंजी मूल्यह्रास, ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि जो पूंजी मूल्यह्रास है उसके बराबर होता है आपका जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए अभी इसमें तो कहते हैं ना कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। समृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ को मापने के लिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा एक माध्यम है या फिर मापदंड है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका 20 का राइट आंसर बी वाला, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश की अच्छी है, किसी राज्य की अच्छी है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, उनकी समृद्धि, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले में देखिएगा, अगले में कहते क्या हैं 21 में, चलिए 21 में देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। तो कहा क्या गया है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। राज्य में जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही राज्य का धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसको लोकसभा में यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, कब, लोकसभा जो होती है उसमें इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि भारत में बजट को कहा जाता है, ठीक है। जो भारत में बजट बनता है उसको कहा क्या जाता है, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। जो पूरे एक साल का जो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा कुछ भी होता है तो उस सब का विवरण ही यहाँ पे बजट में पेश किया जाता है फरवरी में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद में आ रही होगी। तो कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब महाभियोग है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत इस महाभियोग को लगाया जाता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप बता सकते हैं कि महाभियोग जो है ना ये राज्यपाल पर लगता है कि नहीं लगता है, बस इसका आंसर हाँ यस नो में दे दीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा कसम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर 24 में कि संघ लोक सेवा का जो संघ जो यानी कि जो यूपीएससी का होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसके दुर्व्यवहार के कारण उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसको हटाया जा सकता है, किस तरीके से, तो उसको हटाया जाता है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के आधार पर, ठीक है। इनको हटा दिया जाएगा अगर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय की जांच में वो सही पाया जाता है तो इनको इससे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम जो निर्वाचन है निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक। प्रथम निर्वाचन किस वर्ष यहाँ पे लागू किया गया था, या फिर कहते हैं ना कि निर्वाचन प्रणाली अलग कर दी गई थी। तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे 1909 का जो आपका ठीक है जो अधिनियम था 1909 में जो आया था उसी के तहत यहाँ पे इसको अलग किया गया था। कौन था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस के 5 क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में। कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक रूप क्या है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, तो पीओपी का जो केमिकल नेम है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से भी जानते हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक। कैल्शियम सल्फेट को हम यहाँ पर जानते हैं, याद रखेंगे क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना इसकी सबसे बड़ी सेल जो है वो कौन सी हो जाएगी, सेल जो है वो सबसे बड़ी इसकी कौन सी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, नहीं कि तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे बड़ी यहाँ पे कोशिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहते हैं ना कौन सा वैज्ञानिक जो है पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है। तो 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मॉर्गन, ठीक है। क्या होगा, मॉर्गन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉर्गन का जो संबंध था उन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी पर जीवन के विकास से संबंधित इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी, बाकी वाकमैन की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क इनकी सबकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते क्या हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है या एलिमेंट जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 29 का, वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि सल्फर जो होता है ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं आपको बहुत मैक्सिमम जो होते हैं एलिमेंट वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको और कहा जाता है, ठीक है, जो इम्प्योर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की यहाँ पे बात कर लेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 30 में होगा क्या इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा यहाँ पे प्रतिजैविक कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक कहा जाता है, आप सभी लोग इससे परिचित हैं एंटीबायोटिक में। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन से प्रश्न वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि करंट अफेयर 10 नंबर के आपके एग्जाम में आनी है। 10 में से जो 7-8 कर लेगा उसका 99 परसेंटाइल पक्का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कहते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंग बंधु शेख, जो यहाँ पर देखिए बंग बंधु शेख जो है ना मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान करी गई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। बांग्लादेश के रहने वाले हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं क्या कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक जो हैं, आकाशवाणी सेवा प्रभाग की महानिदेशक जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया। तो 52 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ए वाला, ठीक है। वसुधा गुप्ता को इसमें नियुक्त किया गया। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी कि वसुधा गुप्ता जो है ना इनको नियुक्त किया गया है इसका महानिदेशक, ठीक है, वसुधा गुप्ता। चलिए हो गया आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगले में कहा गया है क्या कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत करी है, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत करी। तो 53 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, यानी कि कर्नाटक यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर कर्नाटक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कहते क्या हैं कि उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार बेंचेस पर कितना जुर्माना लगाया, ठीक है। उद्योग मानक का जो उल्लंघन किया गया उसके द्वारा सेबी ने आधार बेंचेस पर जुर्माना लगाया, वो जुर्माना कितने का है। तो इसका जो राइट आंसर है 54 का, वो होगा आपके लिए यहाँ पर ए वाला, ठीक है। 25 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया, ठीक है। सारेक्स 2022 का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा 55 का बी वाला, ठीक है। चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है ना कि छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु यूजीसी के द्वारा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया। छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के द्वारा यूजीसी जो आपका यूजीसी है ना उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम जो है वो होगा यहाँ पर ई समाधान पोर्टल, ठीक है। ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है आपका 57 में कहा गया कि जो सेबी है ना सेबी का यहाँ पे पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया, पूर्णकालिक सदस्य जो है वो किसे नियुक्त करे गए। तो 57 का राइट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, एन गोपाल कृष्णन, ठीक है। एन गोपाल कृष्णन जो है इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया सेबी का, ठीक है। सेबी का पूर्णकालिक नियुक्त यहाँ पे किया गया है। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा गया ना कि IFS जो है ना IFS नागेश सिंह, ठीक है, किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किए गए। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे थाईलैंड में इनको भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नागेश सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस की बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो ये सेलिब्रेट होता है यहाँ पर, याद रखेंगे 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 60 तो कहता क्या है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में वो किस एक को नहीं दिया गया है, ठीक। इसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तदाशी हटोरी, सोथियारा हिम
और बर्नार्ड मैड्रिड, इन तीनों लोगों को दिया गया है। दिया किसको नहीं गया है, वो हो जाए फिरदौसी कादरी। ठीक है, फिरदौसी कादरी को ये नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कहता है ना कि वो कहता है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, जो मैग्सेसे पुरस्कार है ना, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसके विजेता कौन हो जाएंगे, तो 61 का राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, विनोबा भावे। इनको सबसे पहली बार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि दीपा कर्माकर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। 62 की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे दीपा कर्माकर जो है ना ये जिम्नास्ट से संबंधित है। ठीक है, किससे हैं, जिम्नास्ट से संबंधित हैं। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप पेड पीडीएफ जो है उनको ले ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 40 रुपये में कुछ नहीं होता है। ठीक है, 40 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसमें पढ़ करके अच्छी एक नौकरी पा सकते हैं आने वाले समय में परसेंटाइल के बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 40 रुपये आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिर्फ मेहनत का है। जितने भी यहाँ पे 5-6 हज़ार क्वेश्चन में टाइप कराए गए कोई आंसर सहित ना, तो वो उसकी मेहनत के हैं, इसीलिए मैं आपसे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो 63 की बात कर लेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पे शशि थरूर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं, ये अपना देश है, पड़ोसी देश कह सकते हैं इसको। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वात हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। याद रखेंगे ये किसकी मुद्रा है, ये आपकी म्यांमार की है। ठीक है, टका किसकी है, ये बांग्लादेश की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं ना पे यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया जो वादक हैं। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया है ना, किससे संबंधित है, ये तो बहुत ही आसान है। ये किससे हैं, तो 65 का हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि बांसुरी वादक हैं ये हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत, जैसे बिस्मिल्लाह हैं वो सब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक पंडित रविशंकर भी पूछे जाते हैं संतूर वादक के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है। ठीक है, जो ग्रीन ऑस्कर है इसका असली नाम क्या है, तो इसका असली नाम जो है पांडा अवार्ड्स है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका बेसिकली नाम जो है वो है पांडा अवार्ड। ठीक है, इसको पांडा अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये ग्रीन ऑस्कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो होगा क्या 67 का राइट आंसर, वो हो जाएगा बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। याद रखेंगे सुरभि पादप संस्थान। ठीक है, ये केंद्रीय औषधि औषधि अगर देख जाए ना तो आप लखनऊ मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ना कि पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश। ठीक है, आप देखिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी यहाँ पर कब, ये हुई थी आपकी 1980 में। ठीक है, 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पर कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप मनाते हैं। ठीक है, किसके, मेजर ध्यानचंद जो थे ना, इनके उपलक्ष्य में हम खेल दिवस को मनाते हैं। ये मनाते कब हैं, ये हैं 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 70 में, तो कहते गए हैं IMO का विस्तारित रूप क्या है। ठीक, पिछली बार कई सारे ऐसे पूछे गए थे टर्म। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से टर्म है, याद रखेंगे। तो IMO जो है वो क्या रिलेटेड रहता है, वो करता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी वाला। ठीक है, अब चलिए कुछ और भी प्रश्न ले लेते हैं। अब देखिए क्या है ना, अब इसमें आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, गद्यांश देखने को मिलेगा। चलिए आपको कुछ और कराता हूँ। 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के पूछे जाने, उनको हम पहले ले लेते हैं। तो होगा क्या, वर्तनी का जो शुद्ध रूप है ना उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो उसमें अमावस्या है वो कैसे लिखी जाएगी, तो 36 का बेसिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमावस्या, ऑप्शन नंबर सी। ये अमावस्या इस तरीके से लिखा जाता है, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है स्त्रीवाचक शब्द आपको पहचानना है। अब स्त्रीवाचक कैसे पहचानेंगे, छात्र होते हैं, शिव होता है, महाशय होता है, बाला होती हैं। याद रखेंगे 37 का राइट आंसर होगा आपका ये वाला। ठीक है, याद रखें बाला, जैसे ये कहते हैं ना स्त्री से रिलेटेड होता है ये। अगला क्वेश्चन कहता है ना यहाँ पर कि जगदीश में कौन सी संधि है। ठीक है, जो जगदीश है इसमें संधि कौन सी है,
तो इसका बेसिकली यहाँ पे अगर करें तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 38 में जो राइट आंसर है दोस्तों ये व्यंजन हो जाएगा। जगत प्लस ईस की बात कर रहे हैं तो लास्ट में ता आ रहा है तो इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ब्रह्मांड का संधि विच्छेद जो है ये होगा क्या, वो हो जाएगा आपका डी वाले, यानी कि ब्रह्म प्लस अंड। ठीक है, क्या होगा, ब्रह्म प्लस अंड हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए तो कहते हैं ना, पथिक के रचनाकार हैं। ठीक है, जो पथिक है इसके रचनाकार कौन होंगे, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, जो राम नरेश त्रिपाठी हैं ये बेसिकली कौन से हैं, ये पथिक के रचनाकार हैं। ठीक है, पथिक के रचनाकार हैं। चलिए, तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन की सीरीज़ है जिसमें हम आपको जीएस और जितना भी यहाँ पे आपका 60 नंबर के आसपास जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे जीके, जीएस, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमी, जितना भी है वो हमने करा दिया है। अब बचता क्या है, पैसेज वगैरह बचते हैं। ठीक है, पैसेज तो आप अपने हिसाब से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। बाकी सारणी वगैरह की उसका फुल मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड करते हैं डेली एक, तो वो भी जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ये क्विक रिवीजन था, इसमें आपका जीएस मजबूत करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको मैंने बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमको सिर्फ हाय हेलो कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगी। वहाँ पर आपकी पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। थैंक यू सो मच।